चाय का मग थामे वो खिड़की के पास मुख्तलिफ सोचों में घिरी छोटे छोटे सिप लेती। बर्फबारी से लुफ्तंदोज भी हो रही थी। उस रात दाद की आगाही के मुताबिक वो दोनों दिन के दोपहर को ही मरी पीली निकल आए थे। वो तो उसके घर का सोचते हरासा रही सारे रास्ते, और वो छेड़छाड़ में उसकी परेशानी से मजा लेता रहा। पर यहाँ आकर उस खूबसूरत 3 कमरों पर मुश्तमिल फ्लैट को देखते खुशी से निहाल पुरसुकून हो गई। कुशादा रूम में आलीशान ब्राउन फर्नीचर ने उसे मज़ीद पुरसुकून खुश कर दिया। इस लग्जरी फ्लैट में वो बहुत खुश थी। हाँ, वो बदल नहीं रहा था। उससे तंग करना, उसे छेड़ना, सताना अपनी जगह था, पर जो उससे अपने घर का नक्शा खींचा था वैसा ना पाकर वो बहुत खुश हुई थी। शुक्र उससे इनकार नहीं किया साथ आने से, और वो चालाक इंसान जानबूझकर उसे सताए तंग कर रहा था कि वो इनकार कर दे साथ चलने से, पर वो भी अपनी जिद की पक्की थी। साथ आकर ही दम लिया। शाम का सहर फैल रहा था। रूम के बाहर गिरती सफ़ेद रुई सी बर्फ को देखती वो सोचती मुस्कुराई। ठंडी हवा के झोंके पर कोई फूला फटका बर्फ का कतरा आकर उसके चाय के कप में गिरता वो मुस्कुरा देती। जिंदगी कितनी खूबसूरत हो रही थी। उससे सोचकर सर खिड़की से लगाया और एक गहरी सांस भरकर इस माहौल की खूबसूरती सुकून को अपने अंदर उतारते कप होंठों से लगाने ही वाली थी कि हमेशा की तरह दबे कदमों से पीछे आकर उससे कप उसके हाथ से लेते अपने लहू से लगा दिया और दूसरा बाजू उसकी नाजुक सी कमर में डाला। ऐसे चोरों की तरह आने की ज़रूरत, जब जानते हैं चाहे 100 कदमों के फासले पर भी आपकी मौजूदगी से आगाह हो जाती हूँ। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराया और सर पर लब रखे, जबकि उसका जूठा खाकर वो मसरूर था। क्या सोच रही थी? बाहर से नसें हटाकर उसकी नजरें उल्फत उस पर ठहरी जो सर पर ब्लैक टोपी, लॉन्ग हाई नेक स्वेटर जिसकी आस्तीनें लंबी होने की वजह से उसके हाथों को ढांपे हुए थी, जिनसे सिर्फ आधी उंगलियां ही बाहर कब थामी हुई थीं। रेड हाई नेक स्वेटर जो घुटनों तक आ रहा था। ब्लू जीन्स पहने उस लिबास में मलबूस कोई गोल मटोल सूट सफ़ेद गुड़िया लग रही थी। कुछ नहीं, बस आपके कारनामे याद कर रही थी कि कैसे आने से पहले छोटे इंसान डरा रहे थे। पीछे कोने से उसे मारकर वो मुंह बनाती हुई बोली। ओह, तो तुम चाहती हो कि सब वैसा होता। वाह, इंटरेस्टिंग यार। वो पुरजोश सा होकर बोला। नूर सटपटा गई। क्या बदतमीजी है, अल्लाह ना करे, मैं तो ऐसा नहीं चाहती थी। क्यों? क्यों? अल्लाह ना करे। क्या अपने हुबरू शोहर से इस कदर बेजार हो? दोनों बाजू उसकी कमर में डालते उससे अपने करीब तक किया और होशिम की इन नजरों से उसे देखते पूछा, अल्लाह अल्लाह, इससे बेजारी वाली बात कहाँ से आ गई दाद? मैं तो क्या कोई भी बीवी नहीं चाहेगी कि उसका छिछोरा शोहर 24 घंटे उससे घटिया हीरो वाली हरकत करता रहे। उससे हाथ न जाकर सफाई दी। दाद का मूड संवरने की बजाय मजीद बिगड़ा। ओह, तो तुम अब मुझे मेरी बेइंतहा लागर्ज मोहब्बत इश्क को छिछोरापन कह रही। हालांकि मैं बस यही चाहता हूँ, जल्दी से दूसरे बोने बोनी आ जाए। इसमें कौन सा छिछोरापन है बताओ मुझे। किस एंगल से मैं तुम्हें घटिया टाइप हीरो लगता हूँ? वो उसका बाजू पकड़कर उससे कमाए सामने करता खड़े देवरू से पूछ रहा था। नू ने नजरें उठाकर उसकी स्याह आंखों में अपनी आंखें गाड़ी। क्या तुम छिछोरे हीरो नहीं हो मेरे? उससे कप टेबल पर रखते उसके पास आकर उसके बूट पर अपने बूट में मुकीद पाँव रखते उचक कर उस 6 फीट से निकलते कद के हीरो की गर्दन में पासों हाई किए और बड़े दिलरुबा अंदाज से पूछा कि वो पोर पोर घायल हो गया उसकी अदा पर। बोनी, ऐसे करोगी तो छिछोरा नहीं, दीवाना हो जाऊंगा। कहाँ गया गुस्सा, नाराजगी? वो एकदम से बोझल आवाज में कहता उसके कमरे में बाजू डालते मजीद करीब करिए। नूरुल ऐन के चेहरे पर हया के रंग तेजी से रक्सा हुए, जबकि लंबी दराज पलकें लरस कर सच्चा शेर हो गई आरज़ू पर। मार डालोगी ना दांव से, बता रहा हूँ। पहले मेरी मौत की वजह तुम्हारी ये अदाएं बनेगी। जज्बात से बोझल भारी आवाज में कहता झुका और उसके माथे पर मोहब्बत दीवानगी की मोहर सबकी। नूरुल ऐन को ऐसा लगा जैसे उसके वजूद पर महकते फूलों की बारिश की गई हो कि उनमें खुद भी पोर पोर महक गई। कैसी बातें कर रहे हैं दांत? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। छोड़े इन बातों को, बताए ना मेरे छिछोरे हीरो है ना? उसे सर ऊंचा करके उसकी खड़ी मकरूर नाक से अपनी नाक मिलाई। क्या बात है बोनी, शौक पर शौक दे रही हो? वो मसूर महबूद होता उसकी अदा से खुद में भींच गया और उसी से इजहार हैरत किए बिना नहीं रह सका। कोई शौक नहीं, प्यार करती हूँ आपसे। सीने पे सर रखकर उससे जताकर कहा। दांत को ऐसा लगा बाहर बर्फ नहीं अंदर गिरने लगी हूँ। और मैं तुम्हारा छिछोरा, पागल, दीवाना, आशिक सब कुछ हूँ, पर सिर्फ तुम्हारा। वो जज्बात में कहकर उसके लबों को देखता झुक कर खुद को सैराब
करने लगा था कि एकदम वो खिलखिलाकर दूर हुई। बस हो गया ना छिछोरे हीरो, बड़ा आया ना करने वाला। हंस हंस कर लोटपोट होती वो नकल उतारती बोली, और दांत तो शौक उससे देखने लगा। तो क्या इस पोनी ने नाटक किया था इस सब का, सिर्फ उससे छिछोरा बुलवाने के लिए? उसकी स्याह आंखें फैली। बोनी, वो धाड़ा और कहकर लगाती नूरुलैन एकदम भाई के समेत दौड़ लगाई। आज तो मेरे हाथों लगो, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। वो गुर्राता बोला और उसकी खिलखिलाहटी उरूज पर थी। बेवकूफ बेवकूफ, वो आवाज से बुलंद नारे लगाती सीढ़ियां फलांगती नीचे लाउंज में आई। देखो बोनी, इज्जत से पास आ जाओ, कंपनी दूंगा। अगर मैंने पकड़ा तो अच्छे की तवक्का मत रखना। वो सोफे के गोल गोल भागते हुए घर जाऊं, पहले पकड़ कर तो दिखाएं, फिर कुछ बिगाड़ लीजिएगा। वो खिलखिला कर जुबान चढ़ाती बोली और उससे करीब पाकर एकदम ही बाहरी गेट की तरफ दौड़ लगाई। बोनी वापस आओ, बाहर बर्फ गिर रही है, बीमार हो जाओगी। वो गुस्से से कहता उसके पीछे भाग रहा था, पर उस पर तो भागने को जुनून जैसे सवार था। खिलखिलाती बाहर आ गई जहां बर्फ की बरसात हो रही थी और नीचे पाँव उसमें धंस रहे थे। अब तुम गई। दांत गुस्से से घुरा कर बोला और उसकी तरफ बढ़ा। नूर ने फोकलाते एकदम बर्फ का गोला बनाकर उसे मारना शुरू कर दिए। देखो दांत, मेरे करीब मत आओ, मैं बड़ी खतरनाक हूँ। अगर मुझे कुछ किया तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। वो पीछे हट्टी हरासा मौन कर रही थी, साथ साथ बर्फ के गोले उसके सीने पर मार रही थी, जबकि उसके तेवरों से खौफजदा भी थी। हाय अब, वो दूर दूर तक सफ़ेद बर्फ की चादर फैली देखकर फिर सामने आते उससे को देखती अपना सर ही पीटती रह गई। देखो मेरे प्यारे दांत, मेरे हैंडसम शोहर हो ना, मैं सॉरी करती हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, प्लीज़ प्लीज़। वो पीछे को भागती हुई इल्तिजाया आजिज़ाना बोली। नहीं बेगम, अपनी जुबान पर अच्छाई का बोझ मत डालो। मैं बुरा हूँ, मैं छिछोरा, हीरो, घटिया, बेवकूफ़, सब कुछ हूँ। उससे लापरवाही से सब कबूल किया। अब कहाँ जाने दे सकता था जब मछली पूरी तरह जाल में आकर फंसी थी। कहा था इज्जत से पास आ जाओ, निष्कम करूंगा तुम अब भुगतो, जितना भागोगी उतना ज़्यादा पनिशमेंट बढ़ेगी, और मेरी पनिशमेंट का तुमसे ज़्यादा किसी को अंदाज़ा नहीं होगा। वो ठहर ठहर कर कहता मजबूत कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी बातें सुनकर नूरुलैन ख्वास फाख्ता हो गई। करने को तो उसने शरारत कर ली थी, पर अब सोए शेर को जगा दिया था, कैसे बचाव करे। दाऊद, जान, दाद, मेरा प्यारा शोर, प्लीज इग्नोर कर दो ना, मैं कान पकड़ती हूँ, सॉरी करती हूँ, प्लीज जानू। वो मोहब्बत पाश नजरों से देखती ही बुराई आवाज निकालती लाट से कह रही थी। उसकी पतली हालत देखकर दाद को जोरों की हंसी आई, जो वो खूबसूरती से छुपा गया। भागते भागते वो अपने फ्लैट से काफी दूर निकल आए थे। डार्लिंग, बाकी सब तो माफ़ कर देता, पर जज्बात जगाकर अचानक फरार होना, जज्बात से खेलना, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके लिए तो सज़ा ज़रूर होगी, और ऐसी होगी कि आइंदा तुम भूल कर भी ये भूल नहीं करोगी। उससे कहते अचानक चीते की तरह उस पर चपट कर गिराया। आ खामोश फिजा में उसकी दिलखराश चीख गूंजी और दूसरे ही बल बंद हो गई। बस, खरगोश जितना भी तेज क्यों ना हो, एक चीते को मात नहीं दे सकता। वैसे ही तुम कितनी ही चालाक क्यों ना हो बन जाओ, अपने दांत को अब उल्लू नहीं बना सकती। कहका लगाते वो उसके ऊपर दाएं बाएं हाथ रखे झुका था और वो पहली आंखों से उस पर झुके दांत को घूर रही थी कि क्या वो पकड़ी गई। अचानक हाथ पांव बर्फ पर मारते वो उसके नीचे हलक पल चिल्ला रही थी और बहुत पुरसुकून अंदाज से उसे देख रहा था, जैसे कोई फिक्र ही नहीं। देखो दाऊद, मैंने झूठ नहीं कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज नो पनिशमेंट। उसे रोनी सूरत बनाकर कहते उससे गर्दन में बाजू डालने जाए, दाद ने झटपट कर बर्फ से लगा दिए। अब वो मुकम्मल उसके शिकंजे में बेबस पड़ी थी। बड़ा शौक है तुम्हें अपने दांत से खेलने का, हाँ? उसकी स्याह आंखों में देखते तनसिया पूछा। नूर ने सोचकर मासूमियत से सर हिलाया। तू किससे खेलूं? उससे आखिरी हुनर आजमाते आंखें पटपटाई, पर इस बार वो हाथ आने वाला नहीं था। खेलो, बेशक खेलो, पर खेल हारने पर अंजाम भी भुगतो। बात करते दोनों के मुंह से भाप निकल रही थी। शुक्र वो मुकम्मल कवर थी, वरना इस बर्फ में गिरकर उसके शिकंजे में आकर क्या हाल होता उसका। चलिए ना, फ्रेश हो जाए, फिर खाना खाएं साथ में। मैंने अपने हाथों से आपके लिए चिकन बिरयानी बनाई है। वो मोहब्बत से पुचकारने लगी, जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। उसकी हरकत पर दाद ने कहका लगाया। उसे हंसते देखकर नूर अपनी बेवकूफ़ी पर अव्वल से शर्मिंदा हो गई।
कोई चाय फरार ना देखते उसकी मसम्मत दम तोड़ गई और वो बेदम होकर बर्फ में गिर गई। हम्म, तो मतलब अब तुम फिनिश के लिए तैयार हो? उसके रख्सार को चूमती छोटी सी लटकों उंगली साइड करके उससे अंगूठा उसके सुर्खों गुलाबी लबों पर घुमाया। हया से नूर ने अपनी आंखें मीच लीं और उसकी हरकत पर वो दिल खोलकर हंसने लगा। तो आज तुम्हारी पनिशमेंट होगी इस हया से बेहाल होने की। वो भारी गंभीर आवाज से बोला। इस जोमानी बात का मफहूम समझते नूर के कानों में खतरे की घंटियां बजने लगी। कानों से जैसे धुआं निकलने लगा। उसे मसम्मत तर्क करते देखते वो उसके लरज से खुश्क होते लबों पर आहिस्ता से झुका और उसकी कलाइयाँ छोड़कर बर्फ में हथेलियाँ टिकाईं। यही तो वो लम्हा था जो नूर चाहती थी। अभी उसकी सांसें भी एक दूसरे से उलझी थी कि एकदम खिलखिलाते उससे पूरी कुव्वत से उसे एक तरफ धकेला। साइड हो बच्चों। वो झपट्टी हंसती बर्फ को नोचती उठी। दांत जो एक बार फिर पूरे जज्बात से उस पर झुकने वाला था उसके धोखे हमले से बौखला गया और दूसरी जानिब गिरने से पहले ही संभला। साथ ही एक जिस्म में झपट कर उसे पाँव से पकड़कर खींचा। दाऊद। वो चीखकर साथ बर्फ में घसीटती उसके हजार में फड़फड़ाती चिड़िया की मानिंद कैद हो गई। ये जो तुम्हें देखकर बेखुद होता हूँ बेहुई, इसका नाजायज फायदा मत उठाया करो। मत भूलो, हम सरफिरे लोग हैं जनाब, जिसे आम आवाम साइको कहती है। फिर सजाएं वैसी देते हैं जो एक उम्र खोपड़ी में ट्यूबलाइट की तरह रोशन रहती हैं। वो उससे बर्फ की मुट्ठियों भरकर मुंह पर मार रही थी और दाद ने झकड़ कर नीचे फेंकते अपने पूरे तवाना भारी वजूद के साथ उस कोमल नाजुक सराफे पे गिरा कि नूर की सिसकी निकल गई। पीछे हटो कमीने दांत। वो घुर्राई और उसके बालों को बेदर्दी से मुट्ठी में जकड़ा और वो परवाह किए बगैर उसके कामते वजूद पर झुक गया। ऊपर से गिरती रुई सी बर्फ उनके ऊपर तय जमा रही थी अपने आप में छुपाने के लिए और दांत बेखुद सा उसकी नाजुक सी कमर को दोनों बाहों में जकड़ते उसके नर्म लम्स पर मदहोश होता रहा। नूर ऐसी चिड़िया की तरह हो गई जो तंग पिंजरे में भी पर फड़फड़ा ना सकी। देखो, करवा दिया ना नुकसान। उंगली से उसके आंसू समेट कर बोला। वो गुस्से भरी सुर्ख आंखों से उसका हाथ झटक गई। हम्म, आ गई भोनी की हैसियत में। उससे जैसे हंसने के लिए मुंह खोला उसे से खुलते दिमाग के साथ हुरूलैन ने बर्फ से मुठियां एकदम से उसके मुंह में ठोंसना शुरू कर दी। करता दांत बुकलाकर उसे छोड़ता पीछे हुआ। कमीने इंसान मुझसे ऐसी घटिया हरकत मत किया करो वरना टांगे तोड़कर आंखें नोचकर हाथों में निकाल कर दूंगी। वो गुस्से से उस पर गरजती कहती वहां से भागी। दांत शशर बैठा हैरत में मुंह साफ करते उठकर उसके पीछे भागा और उसे हवा हवा किचन में मसरूफ देखकर और फिर फ्रेश होने चला गया। फ्लैट में हीटर ऑन था। इसी बाहर की ठंड से वो महफूज थे। वो जब तक खाना टेबल पर लगाने लगी दांत सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर आया। वाइट शर्ट ब्लैक ट्राउजर रफ हुलिये में वो आकर चेयर खसकाता डाइनिंग टेबल पर बैठा जो किचन में ही सेट थी। वो ओवन से कुछ निकाल रही थी और दांत की नज़रें उसके सरापे पर टिकी थी जिनसे वो खुद आगाह थी। भला ये कैसे मुमकिन था उसकी पुरतपिश नजरें वो आगाह ना रहे पर बुरी तरह इग्नोर कर रही थी। अभी कुछ देर पहले वो बाहर दी गई तकलीफ भूली नहीं थी। उसे देखते उसकी रगी शरारत फड़कने लगी पर छोटी सी नाक की नोक पर रखा गुस्सा हफ्की उसे पास रख रहा था। वो खाना लगाते साथ चॉकलेट केक उसके सामने रखने लगी। दाद ने इस फामिया नजरों से देखा। ट्राई किया था सोचा आपको चखा दूं। वो आपको दांतों में कुचल कर बोली। उसके लबों पर महसूस कुन मुस्कुराहट आ गई। शुक्रिया नवाजिश। टेबल पर सजे खुशबूदार लवाजमान देखते उसकी भूख चमक उठी। उससे अपनी प्लेट में निकालकर चमचा बिरयानी से भरा अभी मुंह की तरफ ले ही जा रहा था तफातन हर सो अंधेरा छा गया। ये लाइट को भी अभी जाना था। वो जी भर कर बदमजा हुआ। मैं कैंडल्स जलाती हूँ आप खाना खाएं। नूर जे खिसका कर केबिन में रखी कैंडल्स निकाल कर जलाती पास आई और टेबल पर रखे। कैंडल्स की सुनहरी रोशनी में उसका सफ़ेद गुलाबी चेहरा धमक रहा था। उसकी नज़रें से रखकर उसके निचले सुर्ख लब पर गई। दिल में नदामत सी होने लगी। अब ठीक है। उससे 4-5 कैंडल्स जलाई। किचन सारा सुनहरी रोशनी से रोशन हो गया। उससे हाथों से दस्ताने उतारकर साइड रखे और उन्हें आपस में रगड़ दी। अपनी प्लेट में बिरयानी निकालने लगी। क्या हुआ खा नहीं रहे अच्छी नहीं बनी। वो कुछ देर पहले की ज्यादती भूलकर फिक्रमंदी से पूछने लगी। और ये बीवी लक भी कैसा होता है जिससे औरत पाकर मुर्दा सी बन जाती है कि तरह तरह की अपनी शरीक हयात की ज्यादती बर्दाश्त करती मुस्कुराती रहती है और अपने सरताज की ज़रा सी तकलीफ पर ऐसे मचलती है
जैसे उसे उठाकर किसी ने आग की दुखती पट्टी की नजर किया हो। वैसी बेचैनी बेबसी उसके अंग अंग में सरायत करती गई। शायद उसका बस चले तो अपने शरीक हयात सरताज की तकलीफ भी अपने वजूद में जज्ब कर ले। और शोहर साहब बदले में क्या देते हैं? उनके इतने हलूस, इतनी वफा का। क्या अपने माँ बाप की लाडलियाँ उनकी शहजादियाँ लेकर ही इसलिए आते हैं कि एक बंदे जानवर की तरह उन पर तशद्दुद करें? किस नफ्स को तस्कीन देते हैं? उस हस्ती को अज़ियत देकर जो उनके ज़रा से बुखार में दबते वजूद को महसूस करती, सारी रात उनकी खिदमत करती, रोते दुआएं करती गुजारती है, और सुबह उठकर उन्हें कामचोरी का दाना दिया जाता है। ये कैसा इब्ने आदम का इंसाफ था? वो इस्लाम है जिसमें औरत को बुलंद रुतबा दिया गया, उसे रहमत का लक़ब दिया गया है, और आज उस इस्लाम के बेहिस मर्द उसी रहमत को अज़ियत, उसी रहमत बुलंद रुतबा रखने वाली औरत को अपनी बरबरीत का निशाना बनाकर अपनी मर्दानगी का सबूत देते हैं। और वो उफ़ करे तो बेहया, आवाज़ उठाए बदकिरदार, चुप रहे जुल्म में बराबर की शरीक। आखिर कहाँ जाए और क्या करे बेबस औरत? कहाँ क्यों नहीं रहे? क्या अच्छी नहीं बनाई? दाद को खामोश चम्मच बिरयानी में घुमाते देखकर नूर पहलू बदलकर फिक्रमंदी से गोया हुई। नहीं अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है। उसकी आवाज़ पर होश में आता सा हिलाते बोला और चम्मच भरकर मुंह में डाला। नूर पुरसुकून होकर खुद खाने लगी थी। अभी उसे दूसरा चम्मच मुंह में डाला था कि अचानक दांत पर खांसी का दौरा पड़ा और उसके हाथ पांव फूल गए। दांत, वो फुकलाती चम्मच प्लेट में फेंक कर ग्लास सामती उसके पास आई। ये ले पानी पिए। उससे कांपते हाथों से उसके मुंह से गिलास लगाया और दांत उसका झूठा पानी पीकर पुरसुकून हो गया। जब जब कोई बेचैनी होती है, तुम्हारा जूठा खा पी कर खत्म हो जाती है। यानी कि तुम्हारा जूठा खा पी कर मेरे अंदर सुकून आ जाता है। वो गिलास मेज पर रखता उसे देखकर निहायत पुरसुकून लहजे में खोया हुआ। यूं? यानी ये खांसी? शौक में उससे कुछ बोला नहीं गया। उसकी हालत देखकर उसके हाथ पांव कांप गए थे, और असलियत क्या थी? तुम्हें पास बुलाने के लिए। उससे एकदम चेहरे पीछे खिसकाई और उसका पासो पकड़कर खींचा तो वो उछलकर उसके ऊपर आ गिरी। दांत, इस अवतार से संभलकर उससे गुस्से हल्की से एहतजाज करना शुरू किया। खामोश बैठी रहो नूर। वो मसूई जारहाना अंदाज से बोला। उसकी मसम्मत खत्म हो गई और वो उसके हजार में मुंह फुलाए बैठी थी। लो खाओ। उसे बिरयानी का चम्मच भर के उसके मुंह के करीब किया। नूर उसे एक तीखी नज़र से नवासी, बहरहाल अपनी भूख से नहीं लड़ सकती थी। मजबूरन उसे मुंह खोलना पड़ा, और वही उसकी भुक्कड़पन की। आधा उसे खिलाकर मोहब्बत बाश नस उसे देखते, आधा अपने मुंह में रख लिया। पहले पहल तो वो उसकी इस आदतों से सटपटा पुगला जाती, बल्कि शर्म से नसें नहीं उठा पाती थी। पर अब उससे जैसे आदत हो गई थी। पहले तो तहक्कामाना अंदाज से बुलाकर ऐसे करता, आज शायद उसकी हफ्की का अंदाज था, तभी ऐसे बहाने से बुलाया। हफ्की का याद आते नूर ने नाक बन में सुकर लिए। केक तो ज़बरदस्त है, पर केक को शेयर करने वाली का टेस्ट उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसके लब के किनारे पर लगे चॉकलेट को चम्मच से समेटकर उससे अपने मुंह में रखा। शदीद हफ्की उससे नाराज़गी के बावजूद नूर का चेहरा सुर्खी से तमतमा गया। फूले रुखसार थक गए। क्या बदतमीजी है ये? वो सख्त झुंझलाई। इरादा सिर्फ वो अपनी शर्म हया को छुपाने का था, और उसकी जीरक निगाहों से पोशीदा रख कर सकी। बदतमीजी नहीं, दाद का रोमांस अपनी बोनी से। कहका लगाकर उससे मसरूर लहजे में कहा। हाँ, दाद का रोमांस। वो नकल उतार कर बोली। पहले तकलीफ दो, बाद में मोहब्बत जताओ। ये तो तुम मर्दों का खुलासा हो गया है। वो सख्त लहजे में गोया हुई। नहीं, फिर तुमने क्या किया? भड़कती आग में पेट्रोल छिड़क कर फरार होना भी तो एक किस्म का जुल्म हुआ ना। आबो हवा पर। हफीफ नफी में सर को चंपे थे उससे मासूमियत से जताया। ना चाहते उसकी सोमानी बात पर नूरुलैन के गाल सुर्ख हुए। मुझ पर इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करो दाद। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो नसें चुराती ठोस लहजे में मिनमनाई। वो खाना खाने के साथ मसनूई हफ्की से बहस कर रहे थे। दाद का इरादा उसकी हफ्की ख़त्म करने का था, और नूर का नाराज़गी लंबे समय तक कायम रखने का। सॉरी चलेगा। कुछ देर खामोशी से डिनर करने के बाद उससे कहा। नूर ने आंखें घुमाई। कतई नहीं। उसके जवाब पर वो अफसोस से अस्वाद में सर हिलाने लगा। हम्म, तो गोया सख्त हवा। उससे हंस किया और नूर के अस्वाद में सर हिलाने पर दुरुस्त साबित हुआ। उसे बेचारगी से फिजा में गहरा सांस भरा। ये रोमांटिक डिनर से भी खत्म नहीं हुई। उससे कैंडल डिनर की समेत इशारा दिया।
नूर दांत पीसकर घूरती नजरों से शर्म दिलाने लगी। शर्म करो, ये इत्तेफाकिया था। हम्म। वो समझते सर हिलाने लगा। इशारा था कि समझ गया। शर्म दिलवाने वाली क्या बात है। दाद खामोश हुआ तो नूर लापरवाह प्लेट में चॉकलेट केक निकाल कर खुद खाने लगी। जहाँ दाद की मासूम इल्तिजा करती नजरें उस पर टिकी थीं, वहीं नूर की लापरवाह एक अदा से वहीं नूर की लापरवाह एक अदा से नज़रअंदाज करती हर चीज़ को देख रही थी सवाए उसके। इस ज्यादती पर वो इल्तिजा करता भी कैसे। कुछ देर उसकी इल्तिजाएं भी तो नहीं सुनी थी। अब उसकी बारी। बोनी। उसे हाथ में चम्मच थाम कर अपने मुंह में रखते मासूमियत से पुकारा। वो अदाए बेनियाजी से उसके हजार में ऐसी बैठी थी जैसे बहरी अंधी हो गई हो। छोड़ो इसे भुक्कड़ बोनी। उससे झपटकर उसके हाथ से प्लेट छीनी और मेज़ पर पटकी। उसे अपने से ज़्यादा उस प्लेट पर उसकी तवज्जो कदे तौर पर बर्दाश्त न हुई। उससे लेकर उसके नज़रों धड़कनों के मामले में काफ़ी शिद्दत पसंद जुनूनी था, जिसका एहसास बाहूबी नूर को था। इसी खामोश बैठ गई, पर फिर से उसकी नज़रें इल्तिजाए मिंतू से बचने के लिए प्लेट थामे चिड़िया की तरह चौंक रही थी। बोनी। उससे खुमार दिलकशी से उसका नाम अदा किया। वो सिच हो गई। क्या है? उससे घूर कर उसे हल्की से देखा और उसकी नज़रों की इल्तिजा पर दिल मोम की तरह पिघला। एक शर्त पर माफ़ी मिलेगी। उससे अपने सर से टोपी उतार कर दाँत को पहनाई और हंसी। किस पर? बताओ, मुझे मंजूर है। वो चमक कर बोला, सोच लो। उसकी फिक्र मत करो, मुझे बताओ, मुझे मंजूर है। उस पर गिरफ्त महसूस करते बोला, फिर शर्त यह है कि आप। उसके सीने पर उंगली रखते उसकी आंखों में झांका। दांत जैसे उनसे आराज से गहरी आंखों में डूबने लगा। बेबस ऐसा था कि उसको बचा ना सका या बचाना चाहता ही ना था। आखिर बचाता क्यों? वो उसकी शरीकी हयात महबूब बीवी थी। तुम हुक्म किया करो जानम। उसकी उंगली पकड़कर लबों से लगाते हुए बोला। नूर हया से गुलनार हो गई। बात को घुमाओ नहीं। आप मुझे यहाँ केबल कार में बिठाएंगे और यहाँ पर जितनी भी सैर तफरी की जगहें हैं वहाँ लेकर जाएंगे। अब बोलिए, मंजूर है? उसकी शर्त सुनते वो पहले हैरान हुआ, फिर सोच में पड़ गया। ये भी कोई शर्त है? रखनी तो कोई खतरनाक रखो, जान पर खेलने वाली। पर ठीक है, शायद अपने कद को देखते दी है। मंजूर है जान जी, जान से मंजूर है। वो उसे बाहों में भरकर चेयर से उठा और किचन से बाहर निकला। दाद, मुझे बर्तन धोने और समेटने तो दे। कहाँ ले जा रहे हैं? उसकी बाहों में हड़बड़ाई हुई मचल कर बोली। तुम्हारी शर्त मंजूर हो चुकी है, अब खामोश रहो। सीने तय करता वो रूम की तरफ बढ़ा जा रहा था। नूर उसकी नसों का व्यायाम समझती सुर्ख हो गई। आज जल्दी आ गए। उसके शर्ट के बटनों पर उंगली फेरते उससे खामोशी से घबरा कर पूछा। हाँ, काम ही इतना था, क्यों तुम खुश नहीं हुई? पाँव की ठोकर से दरवाज़ा खोलकर उससे बराह रास्त उसकी आंखों में झांका। ऐसी तो बात नहीं। वो बेड पर बैठी आहिस्ता आवाज़ से बोली। तो मतलब खुश हो ना? उसके पास बैठकर उसकी नाक को पोरों से छूते बोला। अब ऐसा भी नहीं। वो हंसकर कहती उसके हाथ पीछे कर गई। ऐसा भी नहीं, वैसा भी नहीं, तो कैसा है? उसे बाहों में भरते वो झुककर कान में सरगोश आना बोला। नूर को अचानक किचन में जलती मोमबत्तियां याद आईं। दाद, किचन में वैसी ही मोमबत्तियां जल रही हैं। बाहर में भेजो, तुम यहाँ रहो। वो सख्त लहजे में कहता उस पर काबिज हो गया। नूर हंसी उसके बाजू पर मुक्का मारने लगी। वैसे घूमने कब चलेंगे? उसके बालों में उंगलियां फेरती बोली। कल। उससे यकलफ्सी जवाब गंभीर हमार आलूदा आवाज में कहा। कल आप फ्री हैं? उसका लहजा आवाज साद को दीवाना बनाने लगा। हम्म। जवाब देते उससे उसके लबों पर उंगली रख दी और नूर उसकी दस्तरस में सीने पर सर रखकर सुकून से आंखें मूंद गई। सुबह बर्तन मुझे धुले हुए चाहिए। उससे ऑर्डर दिया। दाद अप्रोच खाकर उसके चेहरे को देखने लगा और उसकी हया से झुकी पलकें उसे कुछ भी कहने से पास रख गई, सवाए उस सरापाई मोहब्बत को मोहब्बत से समेटने के। आप तैयार हैं? वो रूम नॉक करके सिमी से बोला, जिसे चादर ओढ़कर सर हिला दिया। वो आज उसके पुरजोर इसरार पर शॉपिंग के लिए जा रहे थे। हालांकि वो सख्त बेजार थी, जाना नहीं चाहती थी, पर उसकी बेहुदा धमकियों से बचने के लिए हामी भरनी पड़ी। तो इन मुताबिक वो मुलाजिम को हिदायत देने लगी, जिसे देखकर आरिफ को हंसी आ गई। वैसे भी आजकल उसका मूड बहुत खूबसूरत रहने लगा था, जिसे सिमी नोट कर चुकी थी। उससे वजह पूछी पर आरिफ खूबसूरती से टाल मटोल कर अपनी बातों में से उलझा कर सिच कर गया। फिर तो उससे तौबा कर ली कुछ पूछने से। डार्लिंग, हनीमून पर नहीं, चंद घंटों की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। आप तो सबको ऐसे हिदायत दे रही हैं
जैसे हम घर इनके हवाले करके हनीमून पर कहीं दूर निकले हों। वो उसके पास आकर गला खंगारता हुआ गंभीर लहजे में शरारत से बोला। सिमी सुनकर सटपटा गई और उससे अपने अमल पर चीमटना पड़ा था। सही तो कह रहा था, बहुत से ज़्यादा हिदायत दे रही थी। बस फजूल ही बोलना। अपनी हिफ़्फ़त मिटाने के लिए उसे झिड़कती वो चादर दुरुस्त करके आगे बढ़ी। अच्छा, हम फजूल बोलते हैं तो आपके ये नूरानी चेहरा लाल वल गुलनार क्यों हो जाता है? ड्राइविंग सीट संभालते उससे सीट बेल्ट बांधा। समिया बगैर जवाब दिए बैठी थी। एक सवाल का जवाब देंगी? गाड़ी गेट से निकालते हुए वो उसके चेहरे को देखता बोला। सिमी ने सफहमिया नजरों से देखा। प्यार कब करेंगी? वो फिदा होदा पूछ बैठा। सिमी के चेहरे पर तेजी से हया के रंग फैले। तुम्हें जरा शर्म? मुझे मालूम है अलजानम, मैं आपसे छोटा हूँ। अब मेरे सवाल का जवाब दें। उसकी बात काट कर बरजस्सा बोला। कभी नहीं। वो गुस्से से बोलकर बाहर देखने लगी। अलबत्ता उसके जवाब पर आरिफ कहका लगा उठा। वहीं धड़कनों के ज़ेरो बम पर उसके हाथ की उंगलियां कांप रही थीं। कितना बेशर्म है, जैसे फजूलियात में पीएचडी की हुई हो। वो कुलस कर सोचती रह गई। अच्छा चले, मैं खुद करवा लूँगा। रुखसती के बाद मुझे दूसरे सवाल का जवाब दें। कुछ देर बाद वो फिर से गोया हुआ। अंदाज सरासर छेड़ने वाला था। सिमी की हथेलियां भीग रही थीं। लिस्ट बनाई? कुछ झुकते उसकी तरफ राजसारी से पूछा। सिमी ने उलझ कर उसे देखा। कैसी लिस्ट? ये कैसा सवाल था वो बिल्कुल नहीं समझी। अलबत्ता उसके अपनी तरफ झुकने पर पेशे ज़रूर खिसकी। उससे कोई बैद नहीं थी। वो सरेआम जिसारत कर बैठा। वही यार, लेडीज़ का वल पर्सनल सामान। उसके जवाब सिमी के कानों पर बोझ बनकर टूटा। ना सिर्फ दिल की धड़कनें सुस्त हुई, बल्कि उससे नसें उठाई ना गई। सख्त नागवारी से वो चेहरा मुड़ गई और उसके इस तरह के जवाब पर आरिफ कहका मारकर हंसता उसे जहर से ज़्यादा कड़वा लग रहा था। देखो बेशरम, ना मुझसे अपनी ये जाली अरबी बोलो, ना ही ऐसी फजूल वाहियात बातें करो, वरना अभी शोर मचाकर सबको बुलवा कर पिटवाऊंगी। वो गुस्से से धमकी देती लोगों की तरफ मतवजा करने लगी। आरिफ दिल ही दिल में उसके एतमाद की बहाली पर सुकून से सांस भर कर रह गया। अच्छा होता कि आप अपने हाथों से मुझे पीटती। उससे आहें भरी। सिमी का यहाँ बैठना मुश्किल हो गया। किस कदर बदतमीज शख्स था, कैसे गुजरेगी इसकी सोचकर वो अपने हाथों को देखने लगी। आपके हाथों की हथेलियाँ सुर्ख गुलाब की पत्तियों जैसी हैं। बदली नजरों से उसके हाथों की गुलाबी हथेलियां देखते खोया हुआ। सिमी ने सुर्ख होते अपनी हथेलियां चादर में छुपाई। तरसी मखलूक, वो बड़बड़ाई पर आरिफ ने आसानी से सुन लिया। आपके लिए तरसा हूँ, रातों दिन को बस। और कोई आरजू ख्वाहिश नहीं, सिर्फ आपको ही पाना ही आखिरी जुनून है। एकदम उसकी हथेली से अपनी हथेली मिलाकर बोला। उसके लम्स की गर्म हिद्दत से वो अंदर तक काम गई। अपनी उंगलियों से उलझी उसकी उंगलियां देखकर उससे आरिफ को देखा, जिससे मुस्कुराहट पास की। ज़्यादा मत सोचें, बस एक बार दिल से कह दें आप भी यही चाहती हैं तो इस बेकारी को जीने के लिए ज़िंदगी मिल जाए। वो गंभीर आवाज़ से बोला। सिमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि विंडो से बाहर भागती दौड़ती दुनिया को देखने लगी। क्या ये दुनिया मेरे लिए है? उससे आसमान को देखते सोचा। आरिफ अपने हाथ पर उसकी उंगलियों की गिरफ्त से पुरसुकून हो गया और मोहब्बत से उसके सर को देखा। आप कुछ न कहें समिया, पर आरिफ आपको ज़िंदगी के रंगों में ज़रूर नहलाएगा। गाड़ी शॉपिंग मॉल के सामने रोकते हुए उसे लेकर अंदर बढ़ा। सच्ची बताएं, आप कोई पर्सनल सामान नहीं लेना चाहती? अचानक रास्ता रोकते हुए बोला। सिमी ने जवाबन खूनखार नजरों से नवाजा। वो हंसकर साइड हुआ और उसे लेकर एक बुटीक के समेत बढ़ गया। यहाँ अपने भतीजे, भाभी, भाई, शोहर, नंद अपने लिए शॉपिंग करनी है करें। मैं जब तक अपने लिए कुछ पसंद करता हूँ। वो कहता गाल थपथपाकर साइड होता निकल गया। आरिफ! सिमी की जान हाथों में आ गई, पर वो कोई बच्ची नहीं थी खौफजदा होकर भाग जाए, क्योंकि उसे उम्मीद थी उसका भाई सब हैवानों को ख़त्म कर चुका होगा जिन्होंने समिया आलम को बर्बाद किया था। वो गहरा सांस भरती, खुद को पुरसुकून करके आयतल कुर्सी का वर्द करती आगे बढ़ी और उसे पीछे से देखता आरिफ उसमें खौफ ख़त्म देखकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगा। वो अनजान नहीं था, जानता था। जिनके दिलों में रोशन रब हो, उन्हें दुनिया के हैवान क्या मौत भी हरासा नहीं कर सकती। और समिया आलम के लिए तो रब पाक नहीं, कई मजबूत सहारे दिए थे। एक आलम की हिफाजत में थी तो दूसरी आरब। वैसे बड़ी धोखेबाज निकली। मुझे तो कहा था यहाँ नहीं आऊँगी।
उसे लेडीज शॉपिंग करते देख वो मुस्कुराहट दबाता पीछे आया और सरगोशी में बोला, तुम? सिमी उसकी आवाज़ पर उछली। एकदम से उसका चेहरा इनार जैसा हो गया। जी माँ बदौलत। और चुप कर क्यों शॉपिंग करती हैं हमसे जी? क्या हाल पड़ता है जानम? वो शरारत से बोला। सिमी कुछ न सोचते एकदम पाँव पटक कर उसे बैग संभाती वहां से निकली। सेल गर्ल्स आरिफ और सिमी को देखती मुस्कुरा रही थी। वो सामान थाम कर पे करता वहां से निकला। यार शॉपिंग की है यहाँ? वो बैग्स को गाड़ी की बैक सीट पर रखता बोला, यहाँ? सिमी ने कड़े तेवरों से बोला। ये हमारे मुस्तकबिल के बच्चों की खरीदारी साथ कर ली। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। सिमी ने जिस इत्मीनान से उसकी आंखों में देखा था उतनी ही तेजी से उसकी बात सुनकर बुकलाई। कितने बदतमीज हो, फजूल बातों का अवार्ड मिलना चाहिए तुम्हें। वो चुंचलाकर फ्रंट सीट पर बैठी। बताए ना, पहले बेटा होगा बेटी? ड्राइविंग सीट संभालते उससे इसरार करते संजीदगी से पूछा। देखो आरी, तंग मत करो वरना कुछ कर दूंगी तुम्हारा। वो गुस्से से नीचे आवाज से घुराई। कर ही दें कुछ, मुझसे रहा नहीं जाता अब। कहकर लगाते उससे बेबाकी से कहा। सिमी का दिल किया यहीं से कूद कर भाग जाए। कितना अजीब बदतमीज लड़का है, कहाँ से लाता है ऐसी बातें। दिमाग में फजूलियत का स्टॉक है जैसे। चलें कुछ प्लानिंग करते हैं। आप बताएं, अगर बेटा होगा तो क्या नाम रखेंगी? और मैं बताऊंगा, बेटी हुई तो क्या नाम रखूंगा? वो फिर पास आया। मुसलसल उसे सिच कर रहा था। सिमी ने सबसे मुठियां भींच ली और गुस्से से गहरी सांस भरने लगी। अरे आप तो गुस्सा हो गई। वैसे ईमानी बात बताऊं, गुस्से में जैसे गुलाबी फूलाब लगती हैं। जैसे गुलाब पर शबनम के कतरे, वैसे आपके लब हैं। झील सी आंखें, आबशार जैसे आपके बाल। दिल करता है इनसे उलझ जाऊं, ऐसे कि आप चाहें भी तो सुलझा ना सकूं। वो मदम सरगोशियों में बोल रहा था। सिमी सूख चेहरे से सबकी अद्भुत को छूती बैठी थी। एक दिली ख्वाहिश बताऊं आपको? वो उसकी समेत झुका। सिमी पीछे होने लगी थी कि वो खुद बोल पड़ा। ये जो शबनम के कतरे हैं, उन्हें पीने को दिल चाहता है। बेबाकी की हद थी। सिमी आंखें मीच गई। आरिफ ने उसकी हालत पर मुतवस्सिम होते विंडोज बंद कर दिए। डिनर करेंगी? उसके हाथ को थामते बोला, मुझे घर जाना है। सिमी उसका हाथ झटक कर बोली। आप तो नाराज हो गई। अमूमन लड़कियां तारीफ पर पिघल जाती हैं। वो काफी संजीदगी से खोया हुआ। मैं लड़की नहीं हूँ, ये बात दिमाग में रख लो। वो चबाकर बोली। ओह इंटरेस्टिंग। मुझे भी लड़कियां हास पसंद नहीं। हमारी चॉइस काफ़ी मिलती है वैसे। वो शिली से बोला। उसका दिल किया चार पांच तहजीब वाली गालियों से नवाजे पर उसका मुकाम फिलहाल देखती खामोश हो गई। अच्छा अब सीरियस बताएं, डिनर करेंगी? उसके सवाल पर सिमी ने कोई जवाब न दिया तो मजबूरन उसे गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोकनी पड़ी। आ जाएं, रोटी अलसोजा बे मुहतरमा। उसकी तरफ का डोर खोलकर हाथ बढ़ाया जिस पर सिमी ने कोई हिस्सों हरकत नहीं की। अगर ऐसे करेंगी तो माहौल काफ़ी रोमांटिक हो जाएगा। जब मैं आपको गोद में उठाकर ले जाऊंगा और फिर जो लंबी लंबी सांस दूर बैठ कर ली थी वो करीब लेने पर मजबूर कर दूंगा। फिर जानती हैं, सांस खींचने का अमल मुझे महारत से आता है। यू नो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। हर फन मोला जिस कदर बहुत आराम से उससे फजूल कोई की उससे कोई पईद ना थी। अमल करने से परहेज करे। मजबूरन उसे जिद छोड़कर बाहर आना पड़ा। वो भी ज़बरदस्ती उसका हाथ थाम कर। पिछली बार की तरह इस बार रेस्टोरेंट दूसरा था। वो उसकी संगत में चलती एक टेबल पर बैठी। कितने ही लोगों की नसें उठी थीं। सीमी ख्वामखा शर्मिंदा हो रही थी। हालांकि उनकी नसों में सताइश भी थी। अब लाजमी नहीं हर कोई हमारे साथ मुत्तफिक हो। हर कोई कहे कि हाँ ये ठीक है।